आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी के योगदान के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग आज की क्लास में देखेंगे कि जो गांधीवादी आंदोलन थे उनकी रणनीति क्या थी। तो इसके मूलभूत जो सिद्धांत थे इसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। पिछले 3 वीडियो में हमने इनके बारे में डिटेल आपसे बात किया था। अब आइए आज देखते हैं कि जो गांधीवादी आंदोलन है उसकी स्ट्रेटजी या रणनीति क्या थी, कौन सी प्रक्रिया अपना करके महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। और अगर देखा जाए तो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास में जो गांधीवादी आंदोलन था न केवल अद्वितीय रहा बल्कि अगर आप देखें उपलब्धियों की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, समझा जाता है। और उन्होंने हिंसात्मक क्रांतियों और आंदोलनों का एक विकल्प प्रस्तुत किया जो उनके 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित था, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर। तो हम लोग सत्याग्रह की बात करते हैं। पहला जो सबसे बड़ा उपकरण है उनका सत्याग्रह। तो सत्याग्रह क्या है? सत्य और आग्रह से बना हुआ सत्याग्रह। अपने प्रतिपक्षी से सत्य स्वीकार करने के लिए विनम्रता पूर्वक आग्रह करना ही सत्याग्रह है। अपने प्रतिपक्षी से विनम्रता पूर्वक सत्य स्वीकार करवाना ही सत्याग्रह है, या उसे कन्विंस करना कि वो सत्य को स्वीकार करे, यही सत्याग्रह है। सत्याग्रह गांधी आंदोलन का जो गांधीवादी आंदोलन है इसका मूलभूत कहा जाए कार्यात्मक पहलू था और ये हृदय परिवर्तन पर बल देता था। यानी आप देख सकते हैं अपने प्रतिपक्षी को हम 2 तरीके से, पहला तरीका तो आप जानते हैं बल प्रयोग या हिंसा, जिसमें हम मसल पावर का इस्तेमाल करते हैं या साइकोलॉजिकली उस पर दबाव डालते हैं जिसमें उसकी हिंसा होती है। मनसा वाचा कर्मणा, हम हिंसा करके अपने प्रतिपक्षी को मनवाते हैं, ये परंपरागत रूप से देखा जाता है। लेकिन गांधी ने एक विकल्प प्रस्तुत किया कि अपने प्रतिपक्षी से सत्य मनवाने के लिए आप उसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करें ताकि उसका हृदय परिवर्तन हो सके। तो सत्याग्रह का आधार है हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन। सत्याग्रह एक नैतिक बल का प्रयोग करता है। किस पर, किसका प्रयोग करता है? नैतिक बल का प्रयोग करता है। सत्य को स्वीकार करवाने के लिए अपनी प्रतिपक्षी से, और प्रतिपक्षी के हृदय परिवर्तन के माध्यम से सत्य को स्वीकार करवाया जाता है। और इस नैतिक बल का जो प्रयोग करता है, गांधी जी का कहना है कि इस सत्याग्रह के नैतिक बल का जो प्रयोग करता है, जो प्रयोग करता है उसकी भी नैतिक उन्नति होती है, उसकी नैतिक उन्नति होती है। मॉरली वो अपलिफ्ट करता है, मॉरली अपलिफ्टमेंट होता है, मॉरल अपलिफ्टमेंट होता है, नैतिक उन्नति होती है। और जिस पर यह प्रयोग किया जाता है उसका भी नैतिक उन्नति होता है क्योंकि वो सत्य स्वीकार कर रहा है। तो जिस पर प्रयोग किया गया उसकी भी नैतिक उन्नति है, नैतिक उन्नति होती है। तो दोनों पक्षों की जिसमें विजय हो, अब आप देखिए इसमें किसी की जय और किसी की पराजय नहीं हुई। जब हम हिंसात्मक युद्ध लड़ते हैं, जो हम शक्ति के आधार पर किसी दमन करके विजय प्राप्त करते हैं, तो एक पक्ष की विजय होती है और दूसरा पक्ष पराजित होता है। और ये शक्ति पर आधारित जो विजय होती है वो आत्मा पर विजय से नहीं होती है बल्कि वो भौतिक विजय होती है, वो अस्थायी होती है। यहाँ हम देख रहे हैं विन विन सिचुएशन है, दोनों पक्ष विन विन सिचुएशन इसको कहते हैं। जब हम सत्याग्रह करते हैं
तो दोनों पक्षों की विजय होती है। और यहाँ जहाँ हम बात कर रहे थे अभी कि पाशविक शक्ति या पशु बल का प्रयोग करते हैं तो विनाश यहाँ होता है, वहाँ विनाश सुनिश्चित है। और जबकि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा, आत्म उन्नति दिखाई दे रही। क्या दिखाई दे रही है, आत्म उन्नति। तो यहाँ पर निर्माण है, यहाँ जहाँ विनाश है वहाँ यहाँ क्या है, निर्माण है। और यहाँ जो विजय है वो सद्भावना पर आधारित विजय है। और इस नाते ये विजय आधारित, क्योंकि दोनों पक्षों की विजय हो रही है, इसी नाते किसी को शिकायत नहीं होगी, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचेगी। और इस नाते दोनों पक्षों की विजय होने के नाते ये विजय जो है, नैतिक विजय जो है, वो स्थायी प्रवृत्ति वाली होगी। यहाँ प्रतिहिंसा का भाव नहीं पैदा होगा। यहाँ पर ये तो स्थायी विजय हुई। कैसी विजय हुई, स्थायी विजय हुई। और प्रतिहिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हिंसा नहीं हुई। तो प्रतिहिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता है, कोई स्थान नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है, जबकि हम लोग देखें जब पशु बल से विजय प्राप्त किया जाता है वहाँ विनाश होता है, वहाँ हिंसा होती है। और वहीं पर जहाँ हिंसा होगी वहीं प्रतिहिंसा होगी। और ये हिंसा प्रतिहिंसा का चक्र चलता रहता है, विजय स्थायी नहीं होती है। जब हमारा प्रतिपक्षी एक दिन आगे चल कर के, आज हम सबल हैं, हमारा प्रतिपक्षी निर्बल है, हम उसको दबा दिए, जब हमारा प्रतिपक्षी सबल होगा तो वो प्रतिहिंसा के लिए तैयार होगा। ये महात्मा गांधी कहते थे। और इस नाते अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो विजय है ये आत्मिक उन्नति लाती है। दूसरी बात अगर आप देखें तो सत्याग्रह जो है वो निष्क्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध जिसको कहा जाता है पैसिव रेजिस्टेंस, पैसिव रेजिस्टेंस का एक कारगर हथियार था, कारगर हथियार है कह सकते हैं, कारगर हथियार है। एक ऐसा हथियार जो निर्माण करता है, विनाश नहीं, हिंसा नहीं करता है, बल्कि जीवन प्रदान करता है। और एक तरीके से इसे देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये बुराई के विरुद्ध अच्छाई की विजय है, बुराई के विरुद्ध अच्छाई की विजय। तो बुराई के विरुद्ध अच्छाई की विजय है। गांधी जी कहा करते थे कि पशु बल से जब हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो उसमें हमारी पराजय हो सकती है, उसमें जय और पराजय दोनों होती है, लेकिन यहाँ तो जय ही जय है। तो इस नाते जो सत्याग्रही है उसकी हार नहीं होती, गांधी दर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो यहाँ पर एक बात और कहा गया कि आत्मबल जो है वो शारीरिक बल से बड़ा है। ये गांधी दर्शन का सार था। आत्मबल शारीरिक या पाशविक बल से, शारीरिक या पाशविक बल से बड़ा है। ये गांधी दर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो श्रेष्ठ बल है, कौन सा श्रेष्ठ बल है? आत्मबल या मॉरल पावर जो है मस्कुलर पावर या एनिमल पावर से बड़ा है, श्रेष्ठ है। ये इन्होंने दर्शन में रखा था। अगला महत्वपूर्ण पहलू आप देखें कि जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो इस्तेमाल करता है वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इसको। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे यहाँ पर संघर्ष के लिए, हिंसात्मक संघर्ष के लिए शारीरिक रूप से सबल होना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि युद्ध में या संघर्ष में वही लड़ सकता है जो शारीरिक रूप से सक्षम हो। यहाँ शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हुए भी अगर व्यक्ति आत्मबल का धनी है तो यहाँ वो अपने संघर्ष चला सकता है। आप जानते हैं, कहा जाता था दिखने में थे दुबले बापू पर ताकत के पुतले बापू। गांधी के पास जो ताकत थी वो कौन सी ताकत थी? आत्मबल की ताकत थी। और आप जानते हैं उन्होंने उस आत्मबल के दम पर दुनिया के सबसे बड़े शक्ति, आप जानते हैं ब्रिटिश जो साम्राज्यिक शक्ति है उसको पराजित करने का काम किया, उसको घुटने पर आने के लिए मजबूर किया। और आप जानते हैं भारत को आज़ादी इस तरीके से मिली जिसमें सत्याग्रह का टूल बहुत महत्वपूर्ण रहा। आपने पिछली क्लास में पढ़ी है, देखिए वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखें तो आप देखिएगा। गांधी जी जो अफ्रीका के दिनों में सबसे पहला सत्याग्रह करते हैं, किसके विरुद्ध करते हैं? तो हम लोगों ने बात कर लिया, पीछे पढ़ भी लिया। 1906 में किसके खिलाफ इन्होंने ये प्रयोग किया था? प्रिटोरिया की सरकार के खिलाफ पहला सफल सत्याग्रह गांधी जी का रहा। तो सत्याग्रह का इन्होंने जो टूल विकसित किया था वो कहाँ पर किया था? साउथ अफ्रीका में इन्होंने किया था। तो साउथ अफ्रीका में इस टूल का सफल जो प्रयोग गांधी जी ने किया था, रजिस्ट्रेशन, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के संदर्भ में किया था और ये इनका संघर्ष पूर्णतः सफल रहा था। तो गांधी जी ने उसी सत्याग्रह का उपकरण का प्रयोग यहाँ पर किया। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के टूल का किस प्रकार विकास किया था। अब आते हैं इसके बाद सत्याग्रह का जो अगला कार्यात्मक चरण होता है वो होता है नॉन कोऑपरेशन या असहयोग। अगला गांधीयन रणनीति का पहलू है असहयोग। असहयोग, नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन या असहयोग। जो शक्ति आतताई है, जो शक्ति कहा जाए कि नैतिक व्यवस्था के विरुद्ध कार्य कर रही है, उसके साथ सहयोग न करना ही असहयोग है। यानी अपने प्रति आतताई प्रतिपक्षी या जिसने कि कोई अनैतिक रूप से कहीं वर्चस्व स्थापित कर रखा हो, जैसे भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता बलात् आरोपित कर दी गई थी, तो उसके साथ सहयोग न करना यही असहयोग है। और अगर आप देखें आतताई के साथ सहयोग करना भी क्या हो गया? आतताई के साथ खड़ा होना, यानी वो एक प्रकार की हिंसा करना, नैतिक और आत्मिक नियमों के विरुद्ध होने जैसा है। इस नाते गांधी जी ने कहा था, जब उन्होंने खिलाफत के मुद्दे पर जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो अत्याचार था, भारत में जो भारत के धन का ड्रेन किया जा रहा था, जिससे भारत बहुत गरीब होता जा रहा था निरंतर, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब भारत में आप देखेंगे 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, तब उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासक जैसे आतताइयों से सहयोग करना हमारे आत्मा के विरुद्ध जाने जैसा है और उनके साथ किसी प्रकार का सहयोग जो है वो हिंसा है, मानव मात्र के प्रति हिंसा है। अतः हम इनका विरोध करते हैं। जो खिलाफत जैसा बड़ा अत्याचार किए हैं, आप जानते हैं तुर्की के खलीफा, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि तुर्की के खलीफा के साथ किस तरीके से अत्याचार हुआ सेवरे की संधि में। तो इस तरीके से इन तमाम इशूज़ को लेकर के गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था। 1920 में एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में इस आंदोलन को आरंभ किया गया था। और यहाँ आप देखेंगे कि अन्यायी या प्रतिपक्षी के विरुद्ध असहयोग, हर तरीके से असहयोग है। अन्यायी या प्रतिपक्षी के विरुद्ध, यहाँ जाहिर सी बात है प्रतिपक्षी कौन होगा? जो इमोरल एक्ट कर रहा होगा, इमोरल ऑक्यूपेशन कर रखा होगा, वही प्रतिपक्षी होगा। अन्यायी या प्रतिपक्षी के साथ हर प्रकार से असहयोग। यानी नैतिक और कार्यात्मक दोनों पहलू हैं। यहाँ पर दो पहलू असहयोग के दिखाई देते हैं।
नैतिक रूप से उसका समर्थन नहीं करना और भौतिक रूप से, कार्यात्मक रूप से भी उसका सहयोग ना करके, बल्कि उसके साथ क्या करना, असहयोग करना ही नॉन कोऑपरेशन है। तो आप देखेंगे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कहा था सरकारी नौकरियां छोड़ दीजिए, आगे लगान ना दीजिए, इसकी बात भी रखी गई थी, विदेशी माल का बहिष्कार करिए। तो ये तमाम पहलू इसमें जो हैं वो प्रतिपक्षी के साथ, अन्यायी के साथ असहयोग के ही उदाहरण हैं। और आप देखेंगे कि किस तरह से असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने, जो सत्य अहिंसा पर आधारित एक कार्यात्मक आंदोलन था, इसमें मास मोबिलाइजेशन किया गया और किस तरह से भारत में आप देखेंगे राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल बनाने में इसका इस्तेमाल किया गया था। तो असहयोग जो है एक महत्वपूर्ण पहलू रहा, रणनीतिक पहलू रहा गांधीयन आंदोलन का। अब तीसरी बात आता है, एक आप देखेंगे क्रमगत विकास आंदोलनों में दिखेगा। असहयोग का जो अगला चरण होता है वो सविनय अवज्ञा होता है, सविनय अवज्ञा। सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस। अवज्ञा मतलब होता है किसी आज्ञा को ना मानना। हमारे देश में जो ब्रिटिश शासन है, उस ब्रिटिश शासन की आज्ञा ना मानने का मतलब है उससे जुड़े हुए जो उनके आदेश हैं, उनके कानून हैं, उनकी अवहेलना करना, यही अवज्ञा है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सिविलाइज्ड तरीके से, सविनय तरीके, मतलब सविनय मतलब विनम्रतापूर्ण ढंग से ये अवज्ञा किया जाना था, उच्च श्रृंखल तरीके से नहीं, बहुत ही संयमित तरीके से। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, गांधीवादी जितने भी रणनीति हैं उनमें आत्मसंयम, अनुशासन और नैतिकता से संचालित होना, ये सारा आत्मसंयम किस पर आधारित है, नैतिकता पर। अनुशासन किस पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित आंदोलन है, जितने आंदोलन जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सविनय अवज्ञा मतलब बहुत सिविलाइज्ड तरीके से किसी आदेश का, किसी निर्देश का, किसी कानून का उल्लंघन करना। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में लें तो ज़्यादा समझ में आएगा, नमक कानून। नमक एक प्रकृति प्रदत्त चीज़ है, समुद्र के पानी से नमक बनता है स्वाभाविक तरीके से। बस क्या करना होता, समुद्र के किनारे किनारे क्यारियाँ बना दीजिए, ज्वार से जब पानी उठेगा तो आकर के उसमें भर जाएगा, भाटा आएगा तो पानी वापस समुद्र के जो रेतीले क्यारी बनी हुई समुद्र की किनारे पर, उससे पानी निथर करके अंदर चला जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा जो समुद्र के पानी में साल्ट है, और उससे नमक के वहाँ पर रोड़े बन करके तैयार हो जाते हैं। यही प्रोसेस है, कलेक्ट कर लिया जाता है। आप जानते हैं कि औपनिवेशिक शासकों ने भारत में कोई भी वो जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ पर उन्होंने टैक्सेशन ना लगा दिया था। टैक्स का सिद्धांत ये होता है कि राज्य उसके एवज में कुछ सेवा देता है, कुछ उत्पाद देता है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो टैक्स लगाए थे उस टैक्स का जो सिद्धांत था वो ये था कि भारत से अधिक धन का निष्कासन करना। तो ऐसे टैक्स, और जाहिर सी बात थी, गांधी ने एक प्रश्न ये भी उठाया था कि विदाउट रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन, ये ब्रिटिश सिद्धांत ही था। जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में हुआ था तो ब्रिटेन के लोगों ने ही यह प्रश्न उठाया था कि बिना पार्लियामेंट के अनुमति के कोई भी टैक्स लगाया नहीं जा सकता। और इन्हीं सिद्धांतों को एक बार फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन में उठाया गया था, जहां पर नारा दिया गया था विदाउट रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन, यानी प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। कर लगाने का अधिकार एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे प्रतिनिधियों को होता है, जिनमें हमारा जनमत होता है। लोकतंत्र का यही मूलाधार है। जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारा कोई भी मेंबर इलेक्ट होकर के नहीं जाता था, और उस पार्लियामेंट द्वारा लगाया गया कर, गांधी जी अंग्रेजों को समझाते थे, भाई साहब हमने आपकी ही किताब में पढ़ा है
आपकी ही किताबें हमने पढ़ी हैं, आपके ही राष्ट्रीय आंदोलन से हमने प्रेरणा ली है। जब आपने ग्लोरियस रेवोल्यूशन किया था, जिसके बारे में पूरी दुनिया में आप बघारते रहते हैं कि हमने 1668 में किस तरह से पार्लियामेंट को सुप्रीम बना दिया था इंग्लैंड में, तो यहाँ पर बात ये आती है कि आप हमारे ऊपर नमक कर जैसा औचित्यहीन कर कैसे लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे करों का उल्लंघन करना, ये किसका पाठ हुआ? सविनय अवज्ञा का। और आप जानते हैं 1930 में 12 मार्च को गांधी दांडी यात्रा पर निकलते हैं, किस कर का? अवज्ञा करने के लिए। तो वही नमक कर था जिसकी अवज्ञा के लिए गांधी निकलते हैं, और इसको नमक आंदोलन भी कहते हैं। नमक आंदोलन, या इसी को कहते हैं दांडी तक ये आंदोलन, साबरमती आश्रम से दांडी तक गया था, इसी नाते इसको कहा गया दांडी मार्च। तो गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था, एक अवज्ञा में आंदोलन था। किसके अवज्ञा में? नमक कर के विरुद्ध। जो नमक कर है वो कोई उसका औचित्य नहीं था, और इसी नाते इस नमक कर या सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट गांधी जी ने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था, और जा कर के बड़ी विनम्रतापूर्ण ढंग से सत्याग्रह के माध्यम से और सत्य और अहिंसा का पूर्णतः अनुपालन करते हुए दांडी में जाकर के उन्होंने समुद्र तट पर नमक बनाकर प्रतीकात्मक रूप से नमक कर का उल्लंघन किया था। तो ये सिविल डिसओबीडियंस हुआ, मतलब सविनय विनम्रतापूर्वक तरीके से, बहुत सभ्य तरीके से अपने प्रतिपक्षी के जो आदेश हैं या उनके द्वारा जो लाए गए कर कानून हैं उनका उल्लंघन किया गया इसमें। इसी नाते इसको सिविल डिसओबीडियंस कहा जाता है। तो यहाँ अनैतिक विधियों का, इमोरल लॉज का, इमोरल एक्ट का, इमोरल आर्डर्स का क्या किया जाता है? वायलेशन किया जाता है, डिसओबे किया जाता है उसका, लेकिन बहुत ही सिविलाइज्ड तरीके से, बहुत ही सभ्य तरीके से। तो सभ्य तरीके से किसी चीज़ की अवहेलना करना ही क्या कहलाता है? सिविल डिसओबीडियंस कहलाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इथिकल और स्पिरिचुअल दोनों ग्राउंड एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमक किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। अब आप देखिए, कहते हैं ईश्वर ने हमें जैसे हवा पानी फ्री में दिया है, वैसे नमक भी फ्री में दिया है। तो ऐसे जनोपयोगी चीज़ों और ईश्वर प्रदत्त चीज़ों पर कर लगाने का कोई सिद्धांत नहीं बनता है। एक तो ये पक्ष हो गया, गांधी जी ने किस तरीके से इसको स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ा। साथ ही साथ आप जानते हैं कि हमारे देश में नमक का एक बड़ा महत्व था समाज में। आपने डायलॉग सुन रखा होगा फिल्म में, खास करके शोले जैसे फिल्म में, कि आपका नमक खाया है। बहुत फेमस डायलॉग है। जब गब्बर ने कालिया से पूछा था तो उसने कहा, सरदार हमने आपका नमक खाया है। नमक हलाल होना अच्छा माना जाता है, और नमक हराम एक तरीके से गाली भी है, उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। तो नमक के साथ जहाँ क्या करना, उसके साथ प्राणोत्सर्ग कर दिया करते थे लोग। बहुत सारी पुरानी मूवी में आप देखेंगे। आप अली बाबा 40 चोर की कहानी अगर पढ़े हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो डाकू थे, मर्जीना अली बाबा के घर आते हैं तो मर्जीना से कहते हैं कि दाल में नमक, खाने में नमक मत डालना, क्योंकि अगर वो नमक खा लेते तो नमक हराम ही नहीं कर पाते। समझ रहे हैं ना? तो नमक का इतना इम्पोर्टेंस था, वो हमारे जो सोसाइटी के मॉरल नॉर्म्स थे उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। और इस नाते जब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है तो गांधी जी ने उसके अवज्ञा का पूरी तरीके से तत्परता से जो है पहल करने का काम किया था। तो गांधीयन फिलॉसफी का एक महत्वपूर्ण पहलू है सिविल डिसोबीडियंस। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर असहयोग किया गया। अगर असहयोग से भी काम नहीं चलता है तब उस पर ज़्यादा नैतिक दबाव दबाने के लिए, इसका बनाने के लिए प्रयोग किया गया। यानी अगला कदम है, गांधीयन फिलॉसफी में ये भी कहा जाता था कि नैतिक बल का भी प्रयोग मनमाना तरीके से, औचित्यहीन तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। इंटेंडेड इफेक्ट अगर कम से कम दबाव में पैदा हो जाता है तो हमें एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए। अगर असहयोग से काम बन जाता है तो गांधी कहते हैं असहयोग से अगर
काम बन गया तो असहयोग से ही हमें अपना काम निकालना चाहिए। हमें फिर अगर असहयोग फेल होता है तभी हम कहाँ जाते हैं, सिविल डिसोबीडियंस का रास्ता चुनते हैं। क्योंकि हर तरीके से हमें हिंसा से बचना है, प्रतिपक्षी पर दबाव डालना विभिन्न प्रकार से, ये भी एक प्रकार से हिंसा है। अगर हम उसको परेशान करते हैं, तंग करते हैं तो हिंसा हो जाता है। इस नाते हमें सिस्टमेटिकली फॉलो करना चाहिए, पहले असहयोग, उसके बाद सविनय अवज्ञा। अब इसमें और महत्वपूर्ण टूल था, अगला महत्वपूर्ण टूल इसी में था अगला पहलू लेते हैं। इसमें जो अगला पहलू है वो उपवास का है। उपवास, जिसको हंगर स्ट्राइक के रूप में, उपवास या हंगर स्ट्राइक, या इसी को भूख हड़ताल भी कहा गया। गांधी जी ने इस उपकरण का बाखूबी इस्तेमाल किया। गांधी जी कहा करते थे, उपवास से के प्रति गांधी जी का बड़ा ही कहा जाए, इसको बड़ा एक अच्छा टूल या उपकरण समझते थे। एक मॉरल टूल था ये उपवास। उपवास करने के लिए एक तो पहले अपने को तैयार करना पड़ता है। जो व्यक्ति उपवास करता है, कहते हैं उससे शरीर शुद्ध होता है, और शरीर का शुद्धिकरण किसका शुद्धिकरण करता है, सोच विचार आचार उनकी भी शुद्धिकरण करता है। तो यहाँ पर उपवास से शारीरिक शुद्धि के साथ साथ जो सोच है वो भी शुद्ध होता है। तो गांधी जी ने यहाँ पर उपवास दोनों के लिए माना कि एक अच्छा चीज़ है। एक तो उपवास रखने वाले का शारीरिक एवं नैतिक शुद्धिकरण होता है। नैतिक शुद्धिकरण ये एक महत्वपूर्ण पहलू इसका रहा। तो ये उपवास रखने वाले का शारीरिक एवं नैतिक शुद्धिकरण करता है, और जिस पर प्रयोग किया जाता है उस पर वो क्या करता है, उस पर भी एक सकारात्मक दबाव पैदा करता है, क्योंकि उस पर एक नैतिक बल पैदा होता है। जिसके विरुद्ध ये किया जाता है उस पर एक नैतिक दबाव पैदा करता है। नैतिक दबाव पैदा करता है, और गांधी जी ने अपने इस टूल का बाखूबी इस्तेमाल किया। कई बार इसका इन्होंने सफल प्रयोग किया था। पहला सफल प्रयोग जो गांधी जी के हंगर स्ट्राइक, और ये हंगर स्ट्राइक अगर ये हो जाए
हाँ, पहले मैं ये बात कर लूँ कि सबसे पहला सफल प्रयोग इसका किया गया था अहमदाबाद में। अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन, के मिल मजदूर आंदोलन में। तो पहला सफल प्रयोग गांधी जी ने अपने उपवास या हंगर स्ट्राइक का किया था अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन में, जहां मिल मालिक कौन थे? सारा भाई। जहां मिल मालिक, इनके मित्र भी थे सारा भाई, मजदूरों की मांग नहीं मान रहे थे। आगे आप पढ़ेंगे किस तरह मजदूरों ने प्लेग बोनस को, जो कि अहमदाबाद में प्लेग बोनस प्लेग फैलने के नाते दिया जा रहा था मजदूरों को, जब प्लेग समाप्त हो गया तो उसे वापस ले लिया। विश्व युद्ध के नाते परिस्थितियां खराब हुई थी, महंगाई बहुत बढ़ी थी। मजदूरों की ये मांग थी कि जो प्लेग बोनस है उसको मूल वेतन का हिस्सा बना दिया जाए। मिल मालिक का कहना था कि नहीं, हालात अच्छे नहीं, बिजनेस के क्लाइमेट नेगेटिव चल रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसी प्रश्न पर मिल मजदूरों ने आंदोलन कर दिया। गांधी जी को ये जो मिल मालिक सारा भाई थे, इन्होंने आमंत्रित किया, इनके मित्र थे गांधी जी के, कि रिजॉल्व करिए क्वेश्चन। गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं और जाँच करते हैं सारे मामलों का, तो पाते हैं कि नहीं, मजदूरों की मांग जायज़ है, और गांधी जी इनके समर्थन में अनशन पर बैठ जाते हैं। तो सारा भाई मजदूरों की मांग नहीं मान रहे थे, उसी के समर्थन में, यानी इसके विरुद्ध मजदूरों के समर्थन में गांधी जी ने आंदोलन ठीक है। तो पहला प्रयोग किया गया मजदूरों के समर्थन में, और गांधी जी ने कहा कि हम मजदूरों की मांगों को मानने तक के लिए आमरण अनशन कहते हैं इसको। आमरण अनशन का मतलब क्या हुआ कि मृत्यु दम तक हम डटे रहेंगे, या तो हमारी मांग मान लीजिए, हमारी मौत होगी। तो इस तरह का आंदोलन, पहली बार उपवास के शक्ति का प्रयोग गांधी जी ने किया था। अंततः सारा भाई को मानना पड़ा और मजदूरों की मांग पूरी हुई थी। गांधी जी ने जो सबसे ज़्यादा चर्चित आमरण अनशन किया था, वो जब सांप्रदायिक अधिनिर्णय के स्थिति में हरिजनों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई थी, तब भी गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। ऐसे कई अवसर आएंगे जिसमें गांधी जी ने इस उपकरण का बड़े सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। इसके अलावा अगर आप देखें तो गांधीवादी आंदोलन का एक और वो था बहिष्कार। बहिष्कार या बायकॉट। बायकॉट एक महत्वपूर्ण उपकरण था, जहां आप देखेंगे चाहे वो सरकारी नौकरियां हों, ये भी असहयोग का एक तरीका है, सरकारी नौकरियां, चाहे न्यायालय हों गवर्नमेंट के, या जो स्कूल कॉलेज की सेवाएं हों, ठीक है। तो इन सभी का क्या किया गया? इन सभी का बहिष्कार किया गया। इसके अलावा विदेशी माल हो, इन सब के प्रयोग ना करने को, यानी इन तमाम सेवाओं का, सुविधाओं का बहिष्कार करना एक गांधीयन आंदोलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण था। और अगर ये आप देखें तो ये असहयोग का ही एक्सटेंशन था।
सरकारी नौकरियों में भारतीय लोग शामिल थे और भारतीयों की मदद से ही भारतीयों पर शासन हो रहा था। न्यायालय जो थे वो अंग्रेज हितों का संरक्षण कर रहे थे और भारतीय इस न्यायालय में जाते थे जहां उनके साथ अन्याय ही ज़्यादा होता था। स्कूल कॉलेज भी जो थे वहां पर आप देखें, वहां स्वदेशी उद्देश्यों के लिए यहाँ पर शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि आप देखें तो औपनिवेशिक जो प्रवृत्ति थी उसको यहाँ पर सुदृढ़ किया जाता था। वो अपने उद्देश्यों को यहाँ पर ज़्यादा लगाते हुए दिखाई देते थे। इसी प्रकार देखें विदेशी माल का बहिष्कार, ये भी जो था ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सम्मान को बढ़ाने से प्रेरित था। तो एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में हम लोग देखते हैं, उपकरण के रूप में देखते हैं बहिष्कार। इसके अलावा हड़ताल को भी एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया। हड़ताल का मतलब क्या है? काम बंदी। हड़ताल एक महत्वपूर्ण उपकरण था, खास करके जो इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र हैं, उसमें मजदूरों द्वारा कामबंदी करके एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दबाव पैदा किया जा सकता था और इसका भी इस्तेमाल बाखूबी किया गया। बड़ी बड़ी हड़तालें आयोजित किया श्रमिकों ने। तो बड़ी संख्या में आप देखेंगे ये श्रमिक आंदोलन का एक तरीका था। तो श्रमिकों को संगठित करने का, श्रमिकों को आंदोलित करने का एक तरीका था हड़ताल पर जाना। और हड़ताल केवल श्रमिकों ही नहीं किया, बल्कि देश भर में कई बार हड़तालें बुलाई गईं, जो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में प्रयुक्त किया गया। अब अगर इनसे भी काम नहीं चलता है, तो एक और लास्ट उपाय के रूप में गांधी जी ने हिजारत का प्रयोग किया, हिजारत का समर्थन किया था। सबसे पहले जो हिजारत का प्रयोग किया गया था वो हजरत मोहम्मद साहब द्वारा किया गया था। जब मक्का में अपने प्रतिपक्षियों द्वारा उनका उत्पीड़न किया गया, इस्लाम के नए विश्वास की रक्षा वहाँ पर संभव नहीं दिखाई दी और ये लगा कि वहाँ पर विश्वास खतरे में है, तो उन्होंने मक्का से मदीना को हिजारत कर दिया था। और आप जानते हैं कि इसी अवसर से शुरू होता है हज की यात्रा। तो हिजारत का मतलब होता है देशांतर गमन। देशांतर गमन मतलब वह स्थान छोड़ देना। अब ये अंतिम एक्सट्रीम स्टेप के रूप में है। हम अगर आतताई के साथ इन तरीकों का प्रयोग करके अपने लिए न्याय नहीं प्राप्त कर सकते, आज़ादी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सकते, तो हमारे पास अंतिम उपाय है। ये कैसा उपाय है? अंतिम उपाय है गांधीवादी तरीके में। और ये कुरान से प्रेरित था। हजरत मोहम्मद साहब, कुरान हदीस कहते हैं, हदीस से प्रेरित था, जहाँ पर हजरत मोहम्मद ने हिजारत का प्रदर्शन किया था, मक्का से मदीना जाकर के अपने विश्वास की रक्षा की थी। तो ये अंतिम उपाय था, यानी आतताई का राज्य क्षेत्र छोड़कर, राज्य क्षेत्र या प्रभाव क्षेत्र छोड़कर वहाँ चले जाना जहाँ अपने विश्वास की रक्षा की जा सके। रक्षा की जा सके। आप आगे देखेंगे, जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था, खलीफा के समर्थन में, तुर्की के जो सुल्तान भी थे, खलीफा के समर्थन में जब यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1919 में गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया खिलाफत आंदोलन का, तो बड़ी संख्या में लोग हिजारत करके
ब्रिटिश भारत के इलाके से अफ़गानिस्तान चले जाते हैं और उनका यही कहना था कि यहाँ पर आतताई शासन के अधीन हमें अब और नहीं रहना है। तो ये हिजारत एक अंतिम उपकरण के रूप में गांधी जी ने इस्तेमाल करने का सलाह दिया था। मतलब ये ऐसी स्थिति में हो सकता था जब बाकी उपकरण जो हैं कारगर सिद्ध ना हों। तो एक तरीके से अगर हम समग्र रूप में इसको ले तो गांधी जी एक रक्तहीन क्रांति चाहते थे। गांधी क्या चाहते थे? एक रक्तहीन क्रांति। गांधीयन पूरा आंदोलन जितना आपने रणनीति पढ़ा एक रक्तहीन क्रांति की अवधारणा से प्रेरित है। रक्तहीन क्रांति का वाहक है, रक्तहीन क्रांति के उपकरण है उपरोक्त सिद्धांत, और बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा है जिसने कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए, उसका अनुकरण करते हुए अपने लिए आज़ादी प्राप्त किया। जबकि आप दुनिया में देख रहे हैं आज़ादी प्राप्त करने का एक ही तरीका था, एकमात्र रास्ता था हिंसा, विप्लव। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के आधार पर राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त किया गया, आज़ादी प्राप्त किया गया। तो ये महत्वपूर्ण रणनीति रही महात्मा गांधी की। अब इसके आगे हम लोग लेंगे दो महत्वपूर्ण सिद्धांत और बाकी हैं। एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है गांधी जी का। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी का जो है वो आर्थिक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, तो उसे हम लोग लेंगे। इस वीडियो में बस यहीं तक, अगले वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है और जो दूसरा सिद्धांत है वो जुड़ा हुआ है, जो ग्राम स्वराज से जुड़ा हुआ है, जिसमें गांधी जी ने जो एक स्वराज का दर्शन दिया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।